सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, मैं सुखी सर आप सभी का टीएनसी के इस मंच के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों की इस मंच के ऊपर हम लोग साइकेट्री से जुड़े हुए कुछ कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजन है। जी हाँ साथियों, आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है इड ईगो और सुपर ईगो। इड ईगो और सुपर ईगो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये क्या है, हमारे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। और ये तीन स्ट्रक्चर जो है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताई गई है। इस थ्योरी के अंदर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर क्या है ये तीन चीजें, इड ईगो और सुपर ईगो। क्लियर? आप में से काफी सारे साथियों ने नाम सुना है, इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है और टर्शरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो साथियों, ये इड ईगो और सुपर ईगो हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई थी, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई। तो साथियों, इस इड ईगो और सुपर ईगो में एंटर होने से पहले, जो कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंतर्गत आता है, हल्का सा हम लोग रिव्यू करेंगे थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड को, ताकि आपको जो है आगे जाकर इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? तो चलिए साथियों, हम लोग पहले देख लेते हैं थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड। क्या है थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड, इसको देख लेते हैं पहले। थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड ये भी किसके द्वारा दिया गया साथियों, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया। और उन्होंने क्या बताया कि आपका जो माइंड है आपका जो माइंड है, जो कि आपके ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है, उसके टोटल 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? कॉन्शियस लेवल, प्रीकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। कौन कौन से 3 लेवल होते हैं साथियों? सबसे पहला लेवल उन्होंने बताया कॉन्शियस लेवल, द वेरी फर्स्ट वन इज कॉन्शियस लेवल। सेकेंड वन इज प्रीकॉन्शियस, सबकॉन्शियस या को कॉन्शियस लेवल। इसको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, प्री कॉन्शियस बोल सकते हैं, सबकॉन्शियस बोल सकते हैं या को कॉन्शियस बोल सकते हैं, बात एक ही है। इसको आप वॉचमैन भी बोल सकते हैं, इसको आप वॉचमैन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके माइंड के ऊपर एज ए वॉचमैन काम करता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, इसलिए इसको वॉचमैन भी कहा जाता है। क्लियर? और लास्ट वन क्या है आपका, अनकॉन्शियस माइंड। तो सिगमंड फ्रॉइड ने साथियों आपको यह बताया कि आपका जो माइंड है उसके टोटल 3 लेवल है। सबसे पहला लेवल कौन सा है, कॉन्शियस लेवल। दूसरा कौन सा है, प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या को कॉन्शियस लेवल। और लास्ट वन कौन सा है, अनकॉन्शियस लेवल। अब देखिए, ये जो थ्योरी है साथियों की थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड, इसके अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने बताना क्या चाहा चीज, वो इंपॉर्टेंट है। और वो चीज क्या है, देखिए साथियों, इसके अंदर उन्होंने ये बताना चाहा आपको सभी को कि जैसे मान लीजिए कोई भी थॉट है या कोई भी पर्सन है जिसके दिमाग में कोई भी थॉट आता है किसी प्राइमरी ऑब्जेक्ट को देखते हुए। सपोज जैसे कि मैं इस मंच के ऊपर आपके सामने हूं, जैसे ही आपने मुझे देखा, प्राइमरीली जो आपके दिमाग में जो थॉट आता है, इट मींस वो थॉट कहां आ रहा है, आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर। आप जो है कॉन्शियस होकर मुझे सुन रहे हैं, अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं, इट मींस यू आर फुली कॉन्शियस एंड कंसर्न्ड, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने जैसे ही मुझे देखा, मेरी आवाज आपके कानों तक गई, आपने कॉन्शियस माइंड से मुझे सुना, और मेरे को देखने के बाद या मेरे को सुनने के बाद जो प्राइमरीली आपके दिमाग में जो विचार आता है, सबसे पहले वो कहां जाता है, आपके माइंड के कॉन्शियस लेवल में जाएगा। कहां जाएगा, आपके माइंड के कॉन्शियस लेवल में जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम लोग इड ईगो सुपर ईगो के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही मान लीजिए साथियों मैंने कुछ बोला, वो चीज प्राइमरीली कहां गई, सबसे पहले आपके माइंड के कॉन्शियस पार्ट के अंदर गई। क्लियर? कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन सबसे पहले कहां टकराता है साथियों, आपके माइंड के कॉन्शियस पार्ट के ऊपर टकराता है। अब साथियों वहां से क्या होगा, इस कॉन्शियस माइंड से होते हुए ये कहां जाएगा साथियों, आपके प्रीकॉन्शियस या को कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, ये थॉट कॉन्शियस माइंड से होते हुए अब कहां जाएगा, प्री कॉन्शियस, को कॉन्शियस या सब कॉन्शियस के अंदर जाएगा। अब देखिए साथियों, मैंने एक टर्म यूज की थी, इसको मैंने बोला था वॉचमैन। इसको मैंने बोला था वॉचमैन। वॉचमैन बोलने के पीछे कारण क्या है साथियों, अब देखिए साथियों,
ये जो थॉट या इमोशन है, अब ये कहां जाएगा साथियों? ये जाएगा अब अनकॉन्शियस माइंड में। अब ये चीज कहां जाएगी? अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और इस जो है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कौन सी चीज जाएगी, कौन सी जो है नहीं जाएगी, कौन सी जो इमोशन या थॉट है जो कॉन्शियस माइंड में रहेंगे, और कौन से थॉट या इमोशन जो है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके डंप हो जाएंगे सदा के लिए, इस चीज का डिटर्मिनेशन कौन करता है साथियों? इस चीज को डिसाइड करता है ये आपका प्री कॉन्शियस माइंड। कौन डिसाइड करता है? ये आपका प्री कॉन्शियस माइंड या को कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया है साथियों? एज ए वॉचमैन काम करता है ये आपके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। जैसे कि सोसाइटी के बाहर वॉचमैन होता है, उसका क्या काम होता है? उसका एक ही काम होता है कि भाई सोसाइटी में जो रहने वाला आदमी है, जिसके पास एक वैलिड आइडेंटिटी है, वही आदमी कहां जाएगा? इस सोसाइटी के अंदर एंटर करेगा। जिस आदमी के पास आइडेंटिटी नहीं है वो इस सोसाइटी से बाहर ही रहेगा, या वो आदमी जो है सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है साथियों? जो सोसाइटी का सिक्योरिटी चीफ होता है या जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो डिसाइड करता है। ठीक इसी तरीके से साथियों यहां पर भी क्या होता है कि कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा इमोशन साथियों जो कि हमारे लिए काम का है, वो तो कहां रहेगा? कॉन्शियस माइंड में। और कॉन्शियस माइंड से अगर मान लीजिए वो काम का नहीं है तो प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड से होते हुए कहां चला जाएगा? अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और इसी अनकॉन्शियस माइंड को कहा जाता है साथियों आपके माइंड का डंपिंग स्टेशन। आपके माइंड का डंपिंग स्टेशन। जैसे कि बड़े बड़े शहरों के बाहर होता है, जहां पर सिटी का जो है सारा कूड़ा कचरा जो है वहां पर डाला जाता है, वहां पर जो है डंप किया जाता है, क्योंकि वो जगह खाली और फ्री है। ठीक इसी तरीके से साथियों ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ये भी आपके माइंड का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर माइंड, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि व्हाट इज डंपिंग स्टेशन ऑफ योर माइंड, दैट इज ऑल्सो अनकॉन्शियस। क्योंकि कोई भी इमोशन या कोई भी थॉट सबसे पहले कहां आएगा? आपके कॉन्शियस माइंड में आएगा। कॉन्शियस माइंड से कहां जाएगा? प्री कॉन्शियस में जाएगा। और प्री कॉन्शियस में जो है अगर वो काम की चीज है तब तो प्री कॉन्शियस लेवल तक रहेगी। ठीक है, अगर काम की चीज नहीं है तो प्री कॉन्शियस से होता हुआ कहां चला जाएगा? वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके सदा के लिए डंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा के लिए डंप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताऊं कि एक मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके साथ बचपन के अंदर सेक्सुअल अब्यूज हुआ, उसके साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ। अब ये सेक्सुअल अब्यूज होना अपने आप में एक साइकोट्रोमा है, एक पेनफुल जो है सिचुएशन है उसके लिए। कुछ दिन वो परेशान रहता है इन सब चीजों को लेकर, लेकिन धीरे 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 जो है ये सब चीजें उसके कहां चली जाती है? कॉन्शियस माइंड से होते हुए, प्री कॉन्शियस से होते हुए कहां चली जाती है? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। और इस डिफेंस को क्या बोलते हैं? रिप्रेशन बोलते हैं। जैसा कि हम लोग डिफेंस वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर रिप्रेशन यूज होती है साथियों, और रिप्रेशन के द्वारा ये चीज कहां डंप हो जाती है? आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप हो जाती है। और यहां से इस अनकॉन्शियस माइंड से ये सारे के सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कभी भी कॉन्शियस माइंड में नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ आदमी के बिहेवियर के ऊपर उनका जो है रिफ्लेक्शन देखने को जरूर मिलता है। क्लियर? तो इसलिए जो है यहां पर जो प्री कॉन्शियस है आपका, ये जो आपका प्री कॉन्शियस माइंड है, ये तो क्या करता है? एज ए चौकीदार काम करता है। किसके ऊपर? आपके इस अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। क्या करता है? एज ए वॉचमैन काम करता है आपके इस अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। इसीलिए इसको क्या किया गया साथियों? डंपिंग स्टेशन भी नाम दिया गया है अनकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि सारा का सारा जो कचरा है अनकॉन्शियस माइंड से होते हुए कहां जाएगा? प्री कॉन्शियस या को कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में। ये वॉचमैन साहब लाठी लेके बैठे हैं, बोले जो आदमी वैलिड होगा, जो विचार वैलिड होगा वही यहां रहेगा कॉन्शियस माइंड में, और जो विचार काम का नहीं है उसको लाठी दिखा के कहां भेज देगा साथियों? इस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भेज देगा। बोले निकलो यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, पहली फुर्सत में निकल। सीधा कहां निकल? अनकॉन्शियस माइंड में निकल। कहां निकल? अनकॉन्शियस माइंड में निकल, क्योंकि तेरी यहां पर जरूरत नहीं है। ये अनकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने पास रखता है जिनको कि कभी भी रिकॉल करना पड़ जाए, या जो ट्रॉमेटिक नहीं है, जो प्लेजर देने वाली है, जो खुशी देने वाली है, या जिनको जो है कभी भी रिकॉल किया जा सकता है। बाकी जो वेस्ट की जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेनफुल सिचुएशन से जुड़े हुए इमोशंस हो गए, कुछ आपका झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये सब चीजें, कहने का मतलब जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, दे आर ऑलवेज कीप डंप इन डंपिंग स्टेशन और इन योर अनकॉन्शियस माइंड। और ऐसा क्यों होता है? सपोज अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होगा, भाई अगर हम घर से जो है कचरा बाहर नहीं डालेंगे तो क्या होगा? घर में बदबू फैल जाएगी।
घर का माहौल दूषित हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा ना। ठीक इसी तरीके से साथियों यहां पर भी क्या है, अगर मान लीजिए कोई पेनफुल सिचुएशन आदमी के सामने है, कोई पेनफुल इमोशन आदमी के सामने है, अगर वो लगातार उसके कॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, लगातार उसके ईगो को हिट करता रहेगा, लगातार ईगो को हिट करेगा तो क्या होगा, आदमी किस ओर जाएगा, मेंटल इलनेस की ओर जाएगा। और जब आदमी मेंटल इलनेस की ओर जाएगा तो आदमी किस तरफ जाएगा, मेंटल हॉस्पिटल की तरफ जाएगा, है ना, होता है ऐसा। तो इसीलिए भैया कहने का मतलब यह है कि कोई भी इमोशन अगर जो पेनफुल है, अगर आपके कॉन्शियस माइंड में लगातार घूमता रहेगा तो उसको जो है डंप करना जरूरी है, उसको डंप करना जरूरी है। और ये डंप कहां पर होगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप होगा। इसको डिसाइड कौन करेगा, ये वॉचमैन साहब, जिनको हम लोग बोलते हैं प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और जो है को कॉन्शियस माइंड। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया। ये किसने समझाया, थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड के अंतर्गत ये आता है। 3 लेवल बताए थे सिगमंड फ्रॉइड ने, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। किसने समझाया, सिगमंड फ्रॉइड ने समझाया। इसको हम लोग बोलते हैं साथियों, इसको हम लोग नाम देते हैं थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड। ठीक है, अगला साथियों एक और थ्योरी दी सिगमंड फ्रॉइड ने, जिसको हम लोग नाम देते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। यह भी किसके द्वारा दी गई साथियों, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई। अब जैसा कि साथियों आपने देखा कि थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड के अंतर्गत सिगमंड फ्रॉइड ने 3 चीजें बताई, या 3 जो है लेवल बताए, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल और प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल। ठीक इसी तरीके से साथियों यहां पर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया कि यहां पर भी जो है टोटल 3 लेवल होते हैं, या फिर मैं इनको यूं कहूं कि ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, इसके अंतर्गत सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया, सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी बताया। क्या बताया, सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी, सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी, सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी। क्लियर। तो देखिए साथियों इसके अंदर क्या बताया कि जैसे थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड के अंदर 3 लेवल थे, ठीक इसी तरीके से यहां पर भी जो है टोटल 3 लेवल हैं इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर। और ये 3 लेवल कौन से हैं साथियों, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है इड, दूसरा है ईगो और थर्ड है सुपर ईगो। थर्ड है सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। पहला है इड, दूसरा ईगो, तो तीसरा जो है सुपर ईगो। क्या है इड, क्या है ईगो, क्या है आपका सुपर ईगो। जैसा कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि भैया कुछ भी करने का मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, कुछ भी करने का लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। और साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मेंटल इलनेस की ओर कब बढ़ते हैं, जब लगातार हमारे ईगो पे चोट होती है। ईगो पे चोट कब लगती है, जब पेनफुल सिचुएशन हमारे सामने आती है, जब कुछ साइकोलॉजिकल एंजाइटी हमारे सामने आती है और हम लोग सक्सेसफुली उससे कॉप अप नहीं कर पाते हैं। इन दैट सिचुएशन हमारे ईगो पे चोट लगती है, इन दैट सिचुएशन हमारे ईगो पे चोट लगती है। और अगर ये चोट लगातार बनी रहे तो हम लोग किस ओर जाएंगे साथियों, मेंटल इलनेस की ओर बढ़ेंगे। किस ओर बढ़ेंगे, मेंटल इलनेस की ओर बढ़ेंगे। यहां पर इस जो ईगो पे चोट लग रही है, ये जो ईगो पे चोट लग रही है, इसे बचाने का काम कौन करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगी। अगर हम सक्सेसफुली डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर जाते हैं तो हम लोग उस साइकोलॉजिकल एंजाइटी को या स्ट्रेस को कॉप अप कर जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डिफेंस सिस्टम हमारा फेल हुए जा रहा है, कोई भी डिफेंस हमारे काम में नहीं आ रही है, तो इन दैट केस क्या होगा, हम लोग किस ओर बढ़ेंगे, मेंटल इलनेस की ओर बढ़ेंगे। तो यहां पर सिगमंड फ्रॉइड ने ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, इसके अंतर्गत उन्होंने यही बताया कि इड, ईगो और सुपर ईगो, ये जो 3 स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, आपका जो माइंड है उसकी ये 3 स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग प्राइमरी क्या बोलते हैं, इड, सेकेंडरी क्या बोलते हैं, ईगो, और थर्ड क्या है, सुपर ईगो। थर्ड क्या है, सुपर ईगो। अब देखिए साथियों इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, इनको हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आपके जो पर्पज है यहां पर मैं सॉल्व करने वाला हूं। पहला तो आपका जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन सा आपका ट्रस्टी थिंकिंग प्रोसेस है,
कौन सा आपका जो है बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे काम करता है। तो कहने का मतलब मोटे छोटे जो है तकरीबन मिला के यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन सीधे के सीधे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है तो आप जो है इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन आज मेरी क्लास के अंदर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि भाई आपको सदा के लिए कंफ्यूजन जो है दूर होने वाला है। क्लियर? तो बढ़े आगे। चलिए, सबसे पहला है साथियों आपका ईड। भाई ईड क्या है? ईड क्या है इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। और साथियों ईड को डिस्कस करने से पहले सदा की तरह मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा और यहां पर सुखी बाबा हमेशा इस एग्जांपल के साथ ही आगे बढ़ेंगे ताकि भक्तों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर? चलिए अब देखते हैं साथियों, इसका एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल आज आप ही के ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर रहे, आपके ईड, ईगो और सुपर ईगो के अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। सपोज साथियों आप हैं, एक एडल्ट वयस्क हैं और आपके घर के पड़ोस में जो है एक सुंदर सी कन्या है। क्या है? एक सुंदर सी कन्या है। उस कन्या को आप मनी मन पसंद करते हैं और उसके साथ आप जो है उसको जो है अपना प्रेम प्रस्ताव देने का आप विचार अपने दिमाग में रख रहे हैं कि भाई किसी दिन समय मिलेगा तो मैं इसको जो है अपना प्रेम प्रस्ताव दूंगा। मनी मन आप उससे बेइंतहा प्रेम करते हैं, एक तरफा प्यार है ना, एक तरफा प्यार। और इसको आप बचपन का प्यार भी बोल सकते हैं कि जब बचपन में ही जो है आपके पड़ोस में ही थी तो आप उसके साथ साथ बड़े हुए हैं, उसको देखते हुए बड़े हुए हैं, उसको हंसी होते हुए जो है आप बड़े हुए हैं, उसको हसीन जो है बनते हुए देखते आप बड़े हुए हैं। तो अब क्या होता है साथियों कि एक दिन क्या हुआ कि वो ट्यूशन जा रही है या आपने कोचिंग जा रही है, कोचिंग क्लास, दिन के 3 बज रहे हैं, गली सुनसान है, कोई नहीं है। ठीक है, अब जब वो ट्यूशन जा रही है तो आपने विचार बनाया कि यार क्यों ना आज इसको जो है अपने मन की बात कह दी जाए, आज इसको जो है अपना प्रेम प्रस्ताव दे दिया जाए, है ना। बड़ी हिम्मत जुटा के आपने जो है ये विचार बनाया कि भाई आज जो है इससे अपने मन की बात कहूंगा, इस रूपा से अपने मन की बात कहूंगा। और जैसे ही मैं अपने मन की बात कहूंगा तुरंत ये हाँ कर देगी, हाँ करते ही हम दोनों की शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद हमारे 2 चुन्नू मुन्नू भी लगे हाथ हो जाएंगे। ले भाई लगे हाथ, आपने सारी की सारी प्लानिंग जो है कर डाली। अनकॉन्शियस माइंड से आपने तमाम जो है ख्याली पुलाव पका लिए। हकीकत क्या है? हकीकत यह है अभी तक आपने उसको अपने मन की बात नहीं कही है, लड़की सिर्फ और सिर्फ आपके सामने से गुजर रही है। अरे गरीबों के शाहरुख खान, एक बार उससे तो पूछ ले, है अपने मन में जो है ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है, अभी तक आपने उस कन्या से बात की नहीं है, वो सिर्फ आपकी नजरों के सामने से गुजर रही है और अनकॉन्शियसली आप जो है अपनी प्लानिंग एक के बाद एक आप प्लानिंग किए जा रहे हो कि हाँ भाई मैंने इसको अपना प्रेम प्रस्ताव दूंगा, तुरंत ये हाँ भर लेगी, हाँ भरते ही हमारे और इसके घर वाले राजी हो जाएंगे, राजी होने के बाद हम लोगों की शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद चुन्नू मुन्नू भी हो जाएंगे। टोटल फैंटेसी में आप जी रहे हो। आप हकीकत क्या है, वो आपके सामने से गुजर रही है, आपने अभी तक उससे अपने मन की बात नहीं कही है। ख्याली पुलाव आप जो है पका रहे हो और ख्याली पुलाव पका पका के आप खाए जा रहे हो और खुशी जो है लिए जा रहे हो। तो साथियों ये जो प्राइमरी थॉट है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में जो आपके दिमाग में पहली बार आता है साथियों, इसी को हम लोग नाम देते हैं इड। जैसे ही आपने सुंदर सी कन्या देखी, तुरंत आपके दिमाग में क्या विचार आया कि भाई आज ये कन्या अकेली है और आज इस कन्या को मैं अपने मन की बात कह देता हूं, अपना जो प्रेम प्रस्ताव है वो इसके सामने रख देता हूं। तो ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद साथियों जो दिमाग में पहली बार जो विचार आता है, जो आपके माइंड में पहला थॉट आता है, उस थॉट को हम लोग क्या नाम देते हैं साथियों? इड नाम देते हैं। और साथियों ये सबसे पहले थॉट आता है, इसीलिए इस इड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस। क्या नाम देंगे साथियों? प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस कहेंगे। किसको कहेंगे? इड को कहेंगे। किसको कहेंगे? इड को कहेंगे प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस। क्यों कहेंगे प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में सबसे पहले जो है ये दिमाग के अंदर आता है, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे साथियों? इड नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इड नाम देंगे। अब देखिए साथियों ये जो है किस पे बेस्ड होता है? बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे। किस पे बेस्ड होता है? बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होगा ये? बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे बेस्ड होगा। और किस पे जोर देता है हमेशा? इमीडिएट सेटिस्फेक्शन पे जोर देता है। किस पे जोर देता है हमेशा? इमीडिएट सेटिस्फेक्शन पे। लड़की देखी नहीं कि बस तुरंत दिमाग में विचार आया
कि भाई इमीडिएट जो है आज के आज ही जो है प्रपोज कर दो, अपना प्रेम प्रस्ताव दे दो, कहीं देर ना हो जाए। गाना सुना है आपने वो, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, वो वाला। तो ठीक वैसा ही सिस्टम यहां पर है कि आपने सुंदर सी कन्या देखी नहीं कि बस उसको अपना प्रेम प्रस्ताव देने के लिए आप जो है बावड़े हो गए, एकदम से बिल्कुल जो है उतावले हो गए कि बस आज के आज ही जो करना है इंस्टेंट करना है, अभी के अभी करना है। अरे मूर्खों के महाराज, पहले एक बार उससे तो पूछ ले, है ना, एक बार उस लड़की से पूछो क्या वो इच्छुक है आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करने की, है? अपनी मर्जी से ख्याली पुलाव पका रहे हो, आपने तो चुन्नू मुन्नू भी पैदा कर लिए हैं, लगे हाथ उनके लिए स्कूल भी देखनी शुरू कर दी। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत है कि वो आपके सामने से गुजर रही, अभी आपने जो है अभी तक उसको अपना प्रेम प्रस्ताव नहीं दिया है, अपना प्रपोजल आपने उसको नहीं दिया है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद सबसे पहले ही आपके दिमाग में आता है साथियों, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस नाम देते हैं। प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस क्यों नाम देते हैं? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में सबसे पहले जो है आपके ये आपके दिमाग में जो पहला थॉट आता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं साथियों इड। और ये किस पे बेस्ड होता है? बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे बेस्ड होता है। और किस पे जोर देता है? इमीडिएट सेटिस्फेक्शन पे। जैसे ही ऑब्जेक्ट देखा कि हाँ भाई अभी के अभी प्रपोज कर दो, इंस्टेंट, आज के आज ही, क्या पता कल हो ना हो, है ना। इसके अलावा साथियों अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इड, तो भाई साहब आपने देखा कि जैसे ही आपने सुंदर सी कन्या देखी, आपने उसको अपना प्रेम प्रस्ताव देने की सोची, प्रेम प्रस्ताव देते ही आपने जो है प्रेम प्रस्ताव दे दिया। प्रेम प्रस्ताव के बाद उसने हाँ कर दिया। हाँ करने के तुरंत बाद उसने क्या करा कि भाई शादी हो गई आप लोगों की, चुन्नू मुन्नू भी हो गए, और आप जो है बच्चों के लिए स्कूल देखते घूम रहे हो। अंदर ही अंदर क्या हुआ, या अनकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियसली क्या हो रहा है, आप एक के बाद एक प्लानिंग कर रहे हो, और वो प्लानिंग करने के बाद आपको क्या हो रही है? खुशी हो रही है। क्या हो रही है? खुशी हो रही है। जबकि हकीकत क्या है, अभी तक आपने उस कन्या को अपने मन की बात नहीं कही है। कन्या सिर्फ आपकी नजरों के सामने से गुजर रही है। अनकॉन्शियसली आपका माइंड एक के बाद एक प्लानिंग कर रहा है, रियलिटी इसमें रत्ती भर भी नहीं है। इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं यहां पर कि भाई इड का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है साथियों? प्लेजर प्रिंसिपल। अनकॉन्शियसली आदमी सेटिस्फाई होता है। जैसे हम लोग फैंटेसी करते हैं ना, ठीक इसी तरीके से यहां पर ये टोटल फैंटेसी है, सच्चाई इसमें रत्ती भर भी नहीं है। और ये जो आपका इड है ये इमीडिएट सेटिस्फेक्शन पे जोर देता है। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्लीजर। प्लीजर मिलता है, खुशी मिलती है आदमी जब अनकॉन्शियसली ऐसी प्लानिंग करता है। प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस क्यों बोलेंगे? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद पहली बार आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है, दैट इज प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस। अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है साथियों कि ये आपके माइंड के कौन से लेवल पे काम करता है, तो हमेशा याद रखें साथियों, इट वर्क्स ऑन द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। या यूं कहूं कि ये कहां से रिमोट होगा? इड हमेशा कहां से रिमोट होता है? आपके अनकॉन्शियस माइंड से रिमोट होता है। कहां से रिमोट होगा? अनकॉन्शियस माइंड से रिमोट होगा। क्या होगा? इड। कहां से रिमोट होगा? हमेशा इन अनकॉन्शियस माइंड से रिमोट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितनी भी इड के अंदर प्लानिंग होती है साथियों, ये हमेशा अनकॉन्शियस माइंड से होती है। ये फैंटेसी होती है एक तरीके से। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हम लोगों के दिमाग में जो पहला थॉट आता है उसको इड बोलते हैं। उसके बाद हम एक के बाद एक प्लानिंग किए जाते हैं, और इन प्लानिंग से हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। इसमें रियलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये जो है माइंड के सबसे डीपेस्ट पार्ट में होता है। कहां पर होता है? माइंड के सबसे डीपेस्ट पार्ट में होता है। और इसीलिए जो है, और डीपेस्ट पार्ट जैसा कि आप सबको पता है कि डीपेस्ट पार्ट कौन सा होता है? हमेशा अनकॉन्शियस माइंड होता है। डीपेस्ट पार्ट कौन सा होता है? हमेशा अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो यहां से जो ये रिमोट होता है और हमेशा वहां पर ही जो ये स्थित होता है। क्लियर? तो इड के बारे में साथियों ये इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा, ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, हमेशा आप याद रखें। प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है? इड। किस पे बेस्ड होता है? बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे। आपकी जो बायोलॉजिकल ड्राइव होती है, बायोलॉजिकल ड्राइव आपकी कौन सी हो गई? हंगर, सेक्स, थर्स्ट, रेस्ट, स्लीप, एक्सरसाइज। ये आपकी बायोलॉजिकल थर्स्ट है ना, या बायोलॉजिकली आपके इंस्टिंक्ट हैं, इन पे जो है हमेशा बेस्ड होती है। प्रिंसिपल क्या होता है इसका साथियों? प्लेजर प्रिंसिपल। इड हमेशा किस पे जोर देता है? इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे ही आपने लड़की देखी तुरंत आपने विचार बनाया कि भाई आज इसको प्रेम प्रस्ताव दे दो, है ना, आज इसको प्रेम प्रस्ताव दे दो। कहां से रिमोट होगा? ये अनकॉन्शियस माइंड से रिमोट होगा। क्योंकि इड के दौरान, या ये जो प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस है, जो हम एक के बाद एक प्लानिंग करते हैं, ये कहां से संचालित होती है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड से संचालित होती है। रियलिटी से इसका कोई कनेक्शन
नहीं होता है तो यहां पर एक चीज और भी लिख लीजिए आप, देयर इज नो रिलेशन ऑफ ईड टू रियलिटी। ईड का भाई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, इसको तो बस ख्याली पुलाव पकाने हैं और खाने हैं, पेट चाहे भरे चाहे नहीं भरे, पेट चाहे भरे चाहे नहीं भरे, ख्याली पुलाव पकाने हैं और खाने हैं, बस ख्यालों की दुनिया में जो है आदमी खोया रहता है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है साथियों कि ये कहां से संचालित होगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड से रिमोट होगा और इनका रियलिटी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होगा। किसी भी एग्जाम के अंदर ईड से जुड़ी हुई ये चीजें हैं, ये आप याद रख लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ये सुखी बाबा का आपसे प्रॉमिस है। क्लियर? ईड के बारे में सिर्फ इतना ही साथियों, सिर्फ यही याद रखें। कहां से रिमोट होता है? अनकॉन्शियस माइंड से। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? आपके दिमाग का या आपके माइंड का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है। प्रिंसिपल क्या है भाई ईड का? प्लेजर प्रिंसिपल है, खुशी मिलती है। किस पे बेस्ड होता है? बायोलॉजिकल ड्राइव्स या बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे बेस्ड होता है। प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद में दिमाग में पहली बार जो थॉट आएगा उसको प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द ईड। अब बात करते हैं साथियों ईगो की। कुछ भी करने का लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। तो भाई इस ईगो को भी देख लेते हैं लगे हाथ, इसमें क्या कलाकारी है? ईगो। अब हम लोग ईगो के बारे में डिस्कस करने से पहले हल्का सा अपने एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं, है ना। एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको मस्त लगेगा, दिमाग में बैठेगा। अब सुंदर सी कन्या मान लीजिए साथियों आपकी नजरों के सामने से गुजर रही है, धीरे धीरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे कदमों से, और जैसे ही उसके कदम जो है एक के बाद एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो हृदय है वो बिल्कुल खुशी के मारे झूल रहा है, बिल्कुल जैसे सावन के अंदर मोर नाच रहा है, ठीक उसी तरीके से आपका जो मन है बड़ी हिलोरे ले रहा कि बस आज तो जो है प्रेम प्रस्ताव देके जो है सारा टंटाई मैं आज खत्म कर दूं। बस जैसे ही प्रेम प्रस्ताव दूंगा वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेगी और एक्सेप्ट करती जो है वो जो है मुझसे शादी कर लेगी। जैसे वो तो बेचारी मरी जा रही है आपसे शादी करने के लिए कि हे मेरे सपनों के राजकुमार, कहां थे आप इतने दिन, हैं कहां छुप के बैठे थे? मैं तो सदियों से जो है आपकी दासी बनने के लिए तैयार बैठी हूं, है। और जबकि आप हो महामूर्ख, कहो हाँ, क्योंकि अभी तक जो है वो आपकी नजरों के सामने से गुजर रही है, आपने अपने मन की बात उससे नहीं कही है। भाई पहले प्रेम प्रस्ताव दोगे तभी तो जो है आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, है। तो यहां पर अपने एग्जाम्पल को साथियों हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसी लड़की आपकी नजरों के सामने से गुजरी, आपने भाई हिम्मत करके अंदर से अपने आप को मजबूत किया, और मजबूत करने के बाद आप जो है उसके सामने बस जाने ही वाले हो कि एकदम से कहानी में ट्विस्ट आ गया। एकदम से क्या आ गया? कहानी में ट्विस्ट आ गया। और ट्विस्ट क्या आ गया भैया? लड़की का भाई आ गया, हट्टा कट्टा 6 फुट का मुस्टंडा है, एनफील्ड 350 लिए हुए, ऐसे जो है बुलेट की गड़गड़ाहट के साथ में आगे बढ़ रहा है। उसके साथ उसका ही एक और साथी जो है उसके पीछे बैठा है, वो भी बिल्कुल उसके जैसा हट्टा कट्टा है। दोनों जो है जिम करके बढ़िया सा प्रोटीन शेक पी के एकदम से आ गए। कहां आ गए? एकदम से आ गए। अब उस गली के अंदर जहां अपना प्रेम प्रस्ताव आप हाथ में लिए जो है उस कन्या की ओर बढ़ रहे हैं, एकदम से आपने देखा कि लड़की का जो भाई है वो सामने से आ रहा है। क्या होगा? लड़की के भाई के सामने आप अपना प्रेम प्रस्ताव दोगे तो क्या होगा भाई? क्या होगा? हड्डियां टूट जाएगी, हड्डियों का चूरमा हो जाएगा। जो अभी तक आप सुरमा बन के घूम रहे हो ना, वो आपकी हड्डियों का चूरमा कर देगा। आपके अंदर का सारा अक्षय कुमार, सारा शाहरुख खान बाहर निकल जाएगा। जिंदगी भर आपकी हकलाट बंद नहीं होगी। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है साथियों, अब मान लीजिए प्रेम प्रस्ताव आप देने जा रहे हैं, लड़की का भाई सामने से आ गया, एकदम से आपके कदम वही रुक गए कि नहीं यार आज नहीं, आज जो है मन की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि लड़की का भाई सामने से आ रहा है। लड़की का भाई सामने से आ रहा है, जब वो आपको ये जो है नेक काम करते हुए देखेगा तो क्या करेगा? आपकी ढंग से सर्विस करेगा। वो आपके सम्मान में जो है अनगिनत मुक्के आपके जो है चेहरे पे बरसाएगा। आप आईने में अपना शीशा नहीं देख पाओगे। और जब ये सब चीजें होगी तो क्या होगा? आपके आत्मसम्मान पे चोट लगेगी, आपके ईगो पे चोट लगेगी। तो भैया आपने क्या कर दिया कि भाई रुको जरा, सब्र करो, आज नहीं, आज नहीं। आज लड़की का भाई सामने से आ गया, भाई आज ये समय उचित नहीं है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से और ग्रहों की जो चाल है उसके हिसाब से आज ये समय उचित नहीं है। कल देखेंगे, कल इसी समय देखेंगे या किसी और दिन देखेंगे। तो भैया जो आपको चीज ये बताए कि कौन सा काम कब करना है या कौन से काम के लिए कौन सा समय उचित है, उस चीज को क्या बोलेंगे साथियों? ईगो बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? ईगो बोलेंगे। और ये ईड के बाद में आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं साथियों? सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस। क्या नाम देंगे? सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस नाम देंगे,
क्यों नाम देंगे? क्योंकि ये इड के बाद में आ रहा है, ये इड के बाद में आ रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल क्या है साथियों? ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। जहां आप इड के अंदर ख्याली पुलाव पका रहे थे, वही जो है ईगो किस पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इड तो क्या बोल रहा है? इमीडिएट सेटिस्फेक्शन पे जोर दे रहा है कि भाई कह दे मन की बात, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ईगो क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, रुको जरा, सब्र करो, है थोड़ा वेट करो, लड़की का भाई सामने से आ रहा है, क्यों भाई खतरा मोल ले रहे हो? तुम्हारे पास तो LIC भी नहीं करवा रखी, खामोखां शहीद हो जाओगे मोहब्बत की इस लड़ाई के अंदर, तो रुक जाओ, सब्र कर लो, आज नहीं कल देखेंगे यार, जिंदगी पड़ी है, वी विल सी ऑन लेटर, है आज के आज कौन सा तुम मरे जा रहे हो? तो भाई जो चीज आपको यह बताए कि कौन सा समय आपके काम के लिए उचित है, कौन सा अनुचित है, जो आपको सही गलत का आभास कराए, जो आपको सही गलत का जो है महसूस कराए, वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी ईगो। ये ईगो क्या करता है साथियों? इस इड पे एज ए कंट्रोलर काम करता है, एज ए कंट्रोलर काम करता है। किस पे? इड पे। इड तो बोल रहा है कि आओ देखना ताओ, बस कर दे फुल एंड फाइनल। लेकिन इड क्या बोलता है? नहीं भाई रुक जाओ, ये समय उचित नहीं है, ये माहौल जो है वो ठीक नहीं है, लड़की का भाई सामने से आ रहा है और वो आपके साथ जो है आपकी सर्विस करेगा ढंग से, अगर आप उसकी बहन को प्रपोज करोगे तो, और जब वो आपकी सर्विस करेगा तो क्या होगा? आपके ईगो पे चोट लगेगी, और ईगो पे चोट लगेगी तो क्या होगा? आपको तकलीफ होगी। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा आदमी क्या एफर्ट करता है? अपने ईगो को सेफ रखने का काम करता है। तो क्या हो गया? आपके ईगो ने बोल दिया कि नहीं भाई रुक जाओ, आज जो है समय उचित नहीं है। तो जो चीज आपको यह बताए कि कौन से कार्य के लिए कौन सा समय जो है उचित है या अनुचित है, वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी ईगो कहलाएगी। किस पे काम करता है? हमेशा रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है हमेशा आपका ईगो। सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इड के बाद में आती है, इड के ऊपर ये एज ए कंट्रोलर काम करता है, साथ ही साथ इसके ऊपर अनकॉन्शियस माइंड का भी इंपैक्ट रहता है। अनकॉन्शियस जो माइंड है, इसका भी इंपैक्ट किसके ऊपर देखने को मिलता है? ईगो के ऊपर। अब देखिए साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जितनी भी डिफेंस आपकी मैकेनिज्म है, जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है, और जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे कहां से ऑपरेट होते हैं साथियों? ये आपके ईगो से ऑपरेट होते हैं। कहां से ऑपरेट होते हैं? ईगो से ऑपरेट होते हैं। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि जितने भी आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, जितने भी आपके जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं, ये सब के सब कहां से ऑपरेट होते हैं? आपके ईगो से ऑपरेट होते हैं। कहां से ऑपरेट होते हैं? ईगो से ऑपरेट होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया साथियों कि ईगो हमेशा क्या करता है? सच्चाई पे काम करता है। और कहां से कंट्रोल होता है? आपके माइंड के कॉन्शियस पार्ट से। कहां से रिमोट होता है? कॉन्शियस माइंड से जो है रिमोट होता है। इसीलिए इसको सीट ऑफ द कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। सीट ऑफ द कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। सीट ऑफ द कॉन्शियसनेस कहने के पीछे लॉजिक क्या है साथियों? क्योंकि आपको जो है ईगो हमेशा ये चीज बताता है कि कौन सी चीज के लिए कौन सा जो समय है वो बेस्ट है, कौन सा टाइम जो है वो गुड है, जो आपको राइट और रॉन्ग का फैसला बताए, कौन से काम के लिए कौन सा टाइम सही है या सही सिचुएशन क्या है, इसका जो आपको आभास कराए, वो चीज कहलाती है आपका ईगो। इसीलिए इसको कहा गया है साथियों सीट ऑफ द कॉन्शियसनेस। जितने भी डिफेंसेस हैं, जितने भी आपके माइंड के या ब्रेन के इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं, दे ऑल आर ऑपरेटेड बाय योर ईगो। ईगो के बारे में जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए कि सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है भाई? ईगो। प्रिंसिपल किस पे काम करता है? रियलिटी पे काम करता है। इसके ऊपर अनकॉन्शियस माइंड का भी इंपैक्ट होता है। क्लियर? इसको सीट ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी टास्क, किसी भी एक्शन के लिए आपको जो है राइट और रॉन्ग टाइम का जो आभास कराए, दैट इज नोन एज योर ईगो। आपको ईगो आपका ये बताता है कि भाई कौन सा समय उचित है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको लिया था कि कन्या को जो है प्रेम प्रस्ताव देने का, तो उसमें क्या था भाई? जैसे ही लड़की का भाई सामने से आता दिखाई दिया, एकदम से आपके कदम रुक गए, एकदम से आपके ब्रेक लग गए, क्योंकि आपके ईगो ने आपको यह बता दिया कि नहीं भाई ये टाइम जो है बेस्ट नहीं है। अगर लड़की के भाई के सामने अगर आप ऐसी एक्टिविटी करोगे, इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली यू विल गेट सम रेस्पेक्ट फ्रॉम द ब्रदर ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल, है ना? तो आपके ईगो ने आपको एकदम से रोक दिया, आपके ईगो ने आपको एकदम से रोक दिया। तो जो चीज आपको ये बताए कि भाई कौन सा टाइम किस एक्शन के लिए बेस्ट है और कौन सा टाइम जो है बेस्ट नहीं है, ये चीज कहलाती है आपका ईगो।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ईगो वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल। जैसे कि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा था आपका इड, लेकिन यहां पर ईगो किस पे काम करेगा, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा। सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट कम्स आफ्टर इड, इट ऑल्सो अफेक्टेड बाय अनकॉन्शियस माइंड and it is also called as seat of the consciousness because it tell us that what is wrong and what is right and what is the best time for any kind of action। क्लियर, ईगो के बारे में क्लियर हो गया। अब देखिए साथियों, अपने एग्जाम्पल को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग हायर सेल्फ। हायर सेल्फ, कुछ हमारे हिंदी भाषी साथी हैं उनके लिए लिख देता हूं परा अहम। भाई हिंदी के अंदर ये याद रखना बड़े मुश्किल काम है, साइकेट्री और साइकोलॉजी दोनों हिंदी के अंदर आदमी पढ़ेगा तो वैसे ही मानसिक रोगी हो जाएगा, उसका सिलेबस पूरा नहीं होगा, उससे पहले उसको मेंटल असाइलम ले जाना पड़ेगा, है ना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सभी प्यारे स्टूडेंट से कि भाई जहां तक हो इंग्लिश में ही समझ, जो टर्म्स हैं उसको याद रखने की कोशिश करो। ये परा अहम वहम में तुम्हारा जो है सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तुम्हारा ईड ईगो सुपर ईगो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, है ना। तो जैसे दो च्युइंगम चिपक जाती है ना आपस में, उनको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक इसी तरीके से आपका ईड ईगो और सुपर ईगो भी ऐसे हो जाएगा, फिर खींचते रहना एक दूसरे से जो है अलग करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही कि भाई हिंदी में थोड़ा सा कम याद करो, हिंदी का मैं भी सपोर्टर हूं लेकिन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। साइकेट्री जो है कम से कम इंग्लिश में जो है याद रखो तो ज्यादा बेहतर है। चलो एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं। अब देखो, आपने अपना प्रेम प्रस्ताव हाथ में लिया, कन्या के सामने पेश होने ही जा रहे थे कि उधर से कन्या का भाई आ गया, एकदम से आपके कदम रुक गए कि भाई आज नहीं कल देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे। कल वापस आपने देखा कि कन्या जो है अकेली जा रही है, आपने फिर से हिम्मत जुटाई, फिर से उसके सामने जाने ही वाले थे कि एकदम से फिर से वो जो है आपका संभावित साला जो है आपके सामने से आ गया। अब क्या करें, फिर से आपको होल्ड करना पड़ा। ईगो ने बोला कि नहीं भाई आज भी समय उचित नहीं है, कुंडली में ग्रहों का प्रभाव ठीक नहीं है, कल देखो, हे वत्स कल देखो। कल फिर से आप नहाए धोए, 5 रुपए का फेयर लवली मुंह पे आपने लगाया, फिर से हाजिर हो गए, फिर से वापस वही जो है लड़की का भाई, क्योंकि टाइमिंग आपस में तीनों का सेम है। आपके प्रेम प्रस्ताव उसको देने का, लड़की के ट्यूशन जाने का, लड़की के भाई के जिम से आने का। तो ऐसा करते करते क्या हो रहा है साथियों कि आप अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। फाइनली आपने दिमाग लगाया कि यार अगर मैं इसको प्रेम प्रस्ताव बीच गली के अंदर दूंगा, किसी ने देख लिया तो, किसी पड़ोस वाली भोजी ने देख लिया तो, क्योंकि पड़ोस की भोजियों का तो क्या काम होता है, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है, वो एक तरीके से जो है पत्रकार होती हैं, उनका यही काम होता है, कौन किस गली में जा रहा है, कौन किस गली से आ रहा है, कौन किसके घर में घुसा, कौन किसके घर से निकला, है ना। वो जीते जागते जो है न्यूज चैनल होते हैं, है ना। तो अब आपने दिमाग ये लगाया कि यार इसको, लड़की को जो है बीच गली में इस तरीके से प्रेम प्रस्ताव देना अनुचित तरीका है या गलत तरीका है। सपोज किसी ने देख लिया तो लड़की की भी बदनामी होगी, या मान लीजिए लड़की ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो इन सब चीजों का जो आपको एहसास कराए, या फिर आपने यूं सोचा कि यार एक तरीका यह भी हो सकता है कि बीच सड़क इसको जो है प्रेम प्रस्ताव ना देकर क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन से बात करूं कि मेरे को उस लड़की से प्यार है, मेरे को उस लड़की से मोहब्बत है और इस मोहब्बत को मैं जो है आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं उस लड़की के साथ अपने जो भविष्य है वो गुजारना चाहता हूं। तो क्यों ना जो है आप मम्मी से बोलो, मम्मी और पापा जाकर जो है उस लड़की के फादर मदर से बात करें कि भाई हमारा लड़का है, आपकी लड़की है, और दोनों की आपस में क्यों ना जो है शादी कर दी जाए। दोनों पढ़ने में भी अच्छे हैं और क्यों ना दोनों परिवारों की जो दोस्ती है वो आपस में रिश्तेदारी में बदल दी जाए, है ना। क्यों ना आपस में दोनों परिवारों की जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। तो ये क्या तरीका हुआ साथियों, ये एक लॉजिकल और एक बेस्ट तरीका हुआ, है ना, कि भाई लड़की को बीच सड़क में जो प्रपोजल देने का तरीका था वो आपने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं था। किसी ने अगर देख लिया तो आपकी भी बदनामी होगी और लड़की की भी बदनामी होगी, या फिर लड़की के भाई ने देख लिया तो वो आपकी सर्विस कर देगा। तो यहां पर सुपर ईगो क्या होता है साथियों, सुपर ईगो को मैंने लिखा है इसीलिए हायर सेल्फ, क्योंकि ये किस पे बेस्ड होता है, हमेशा मोरल एंड सोशल वैल्यूज पे बेस्ड होता है। ये चीज आपको ये दिखाती है कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल है साथियों, सुपर ईगो का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ये किस पे काम करता है, मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। और अपने एग्जाम्पल में आपने देखा भी है कि एग्जाम्पल क्या बोलता है
कि यार बीच सड़क में किसी लड़की को इस तरीके से प्रेम प्रस्ताव देना ठीक नहीं है। वो स्वीकार करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो खामोखा उस लड़की की बदनामी हो जाएगी, खामोखा मेरी भी बदनामी हो जाएगी। और जब बदनामी होगी, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, तो क्या होगा, आपके ईगो पे चोट लगेगी। तो भैया जो चीज आपको ये बताया कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन सी चीज गुड है, कौन सी चीज बैड है, ये चीज क्या कहलाती है, आपकी सुपर ईगो कहलाती है। सुपर ईगो को साथियों हम लोग क्या बोलते हैं, हायर सेल्फ भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टर्शरी थिंकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टर्शरी थिंकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। टर्शरी थिंकिंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ईगो के बाद में आती है। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ईगो के बाद में आती है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं टर्शरी थिंकिंग प्रोसेस, या फिर इसको हम लोग हायर सेल्फ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हायर सेल्फ। प्रिंसिपल क्या होगा साथियों, इसका मोरल प्रिंसिपल होगा। मोरलिटी के अकॉर्डिंग क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसके हिसाब से आदमी अपना बिहेव करेगा, उसको बोलेंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या बताता है साथियों आपको, कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, सोसाइटी के रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप बीच सड़क के अंदर किसी को अपना प्रेम प्रस्ताव ना दें। एक तरीका यह भी हो सकता है कि आपके माता पिता उस लड़की के घर जाएं और सामाजिक तरीके से जो सोशली एक्सेप्टेड जो तरीका है, जो कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग वो उस लड़की का हाथ आपके लिए मांगे, है ना कि बीच सड़क में आप शाहरुख खान होकर ऐसे हाथ फैला के जो है कि लो जी मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करो। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई, सोशली ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए जो है ये चीज क्या कहलाती है, आपका सुपर ईगो कहलाती है। ये चीज क्या कहलाती है, आपका सुपर ईगो कहलाती है। जो चीज आपको ये बताए कि सोसाइटी के रूल क्या है, सोसाइटी के रेगुलेशन क्या है, उनके अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, वो कैसा होना चाहिए, दैट इज नोन एज सुपर ईगो। क्लियर। तो आपको इड ईगो और सुपर ईगो के अंदर जहां तक मैं सोचता हूं कि क्लियर हो गया होगा कंफ्यूजन, फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई इड क्या है, प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस है। प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद पहली बार दिमाग में जो थॉट आए उसको हम लोग इड बोलेंगे या प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस बोलेंगे। किस पे जोर देता है या किस पे बेस्ड होता है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट या बायोलॉजिकल ड्राइव्स पे बेस्ड होता है। क्लियर। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, प्लेजर प्रिंसिपल होता है। अनकॉन्शियसली आदमी जो इमेजिनेशन करता है, इमेजिनेशन करने के बाद उसको जो खुशी मिलती है उस पे बेस्ड होता है हमेशा आपका इड। ठीक है। रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है इड का, सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी में चलता है आदमी, अनकॉन्शियसली एक के बाद एक प्लानिंग करता रहता है, जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा। सेकंड चीज जो इड के बाद आती है वो कहलाती है ईगो, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस। प्रिंसिपल क्या है इसका, रियलिटी प्रिंसिपल है, क्योंकि ये रियलिटी पे काम करता है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसको बोलते हैं ईगो। ये इड पे एज ए कंट्रोलर काम करता है, इड पे एज ए कंट्रोलर काम करता है। इड तो कहता है कि भाई इमीडिएटली प्रपोज कर डाल, लेकिन ईगो बोलता है नहीं रुको, अभी नहीं, रुको जरा, सबर करो। ये किसका काम है, आपके ईगो का काम है। अनकॉन्शियस माइंड से भी अफेक्टेड होता है, लेकिन प्राइमरीली रिमोट कहां से होता है, ये आपके कॉन्शियस माइंड से रिमोट होता है। इसीलिए जो है ईगो को सीट ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। सीट ऑफ कॉन्शियसनेस किसको कहा जाएगा, ईगो को कहा जाएगा, क्योंकि जितनी भी डिफेंसेस हैं, जितनी भी आपकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं, या जो चीज आपको ये बताए कि सही क्या है गलत क्या है, वो सब की सब चीजें कहां से रिमोट होगी, आपके ईगो से रिमोट होगी। अब देखो यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर सीट ऑफ कॉन्शियसनेस ईगो है, सारी की सारी डिफेंस यहां से रिमोट हो रही है? तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये तो सीट ऑफ द कॉन्शियसनेस है, फिर डिफेंस यहां से कैसे रिमोट हो रही है। डिफेंस आपकी यहीं से रिमोट होती है, लेकिन डिफेंस बाय नेचर कैसी होती है, हमेशा अनकॉन्शियस माइंड पे जो है अनकॉन्शियसली जो है रिमोट होती है। लेकिन होगी कहां से, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस और ये सब के सब कहां से संचालित होंगे, आपके ईगो से जो है संचालित होंगे। लेकिन डिफेंस बाय नेचर कैसी होती है, अनकॉन्शियस। बाय नेचर कैसी होती है, अनकॉन्शियस। रिमोट कहां से होगी, आपके ईगो से, क्योंकि डिफेंस का मेजर काम क्या है, ईगो को सेटिस्फाई करना, ईगो को जो है सेफ बनाए रखना। बाय नेचर कैसी होगी डिफेंस, अनकॉन्शियस। रिमोट कहां से होगी, सीट ऑफ द कॉन्शियस से या ईगो से जो है रिमोट होगी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईगो। द वेरी लास्ट वन इज सुपर ईगो। सुपर ईगो को हम लोग हायर सेल्फ भी बोलते हैं साथियों, क्योंकि ये किस पे बेस्ड होता है,
मोरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? मोरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसको टर्शरी थिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सुपर ईगो के भी बाद में आता है। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सुपर ईगो के बाद में आता है। मोरल एंड सोशल वैल्यूज पे बेस्ड होता है। सोसाइटी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होती है चीजें इसके हिसाब से, तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर ईगो। क्लियर? अब देखिए साथियों, एक रिलेशन हम लोग देखते हैं। ये है आपका इड, ये है आपका ईगो, ये है आपका सुपर ईगो। देखिए साथियों, प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है आपका? इड। प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है आपका? इड। इस इड पे कंट्रोल कौन करेगा आपका? सॉरी, डायग्राम। हाँ, प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है आपका? इड। इड को कंट्रोल कौन करेगा? ईगो। और ईगो पे कंट्रोल कौन करेगा? सुपर ईगो या हायर सेल्फ। कौन करेगा? सुपर ईगो या हायर सेल्फ, जो कि आपको यह बताएगा कि भाई सोशली जो है कौन सी चीज या सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कौन सी चीज राइट है या कौन सी चीज जो है रॉन्ग है। तो सुपर बॉस कौन हुआ? सुपर ईगो। किस पे काम करेगा? ईगो पे एज ए कंट्रोल काम करेगा। ये ईगो किस पे कंट्रोल करेगा? इस आपके इड पे काम करेगा। और इड का, ईगो का जो कनेक्शन हमेशा किससे होता है? रियलिटी से होता है। इड का रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। इड का रियलिटी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन रियलिटी एंड इड। क्लियर? तो ये एक लीनियर डायग्राम है जो कि आपको समझाने के लिए भाई सुपर ईगो, ईगो और इड। क्लियर? ये आपका प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस, ये सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस, और ये जो है आपका टर्शरी थिंकिंग प्रोसेस। अब देखिए साथियों, एक और रिलेशन यहां पर समझ लेते हैं लगे हाथ, कि इड, ईगो, सुपर ईगो और कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो क्या रिलेशन है, इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो चलिए साथियों, लगे हाथ ये रिलेशन भी हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सपोज ये आपका माइंड है साथियों, दिस इज योर माइंड। तो ये वाला जो मैक्सिमम पोर्शन है साथियों, ये क्या कहलाएगा आपका? अनकॉन्शियस माइंड। ये क्या कहलाएगा आपका? अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। और जैसा कि आपको पता है, ईगो हमेशा किससे संचालित होता है? अनकॉन्शियस माइंड से रिमोट होता है। किससे रिमोट होता है? अनकॉन्शियस माइंड से रिमोट होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये आपका इड, जो कि कहां से रिमोट हो रहा है? आपके अनकॉन्शियस माइंड से। क्लियर? अब देखिए साथियों, ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, दैट इज सुपर ईगो। और जैसा कि आपको पता है, सुपर ईगो और ईगो ये सब के सब जो है किस पे काम करते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए इसको। ये टोटल जो पोर्शन है ये क्या है साथियों? आपका सुपर ईगो है। ये किस पे काम करता है? आपके माइंड के कॉन्शियस लेवल पे काम करता है। तो ये जो वाला जो पोर्शन है साथियों, ये क्या कहलाएगा? आपका ईगो। और ये जो पोर्शन है क्या कहलाएगा आपका? अगर हम इसको यहां से और डिवाइड कर दें थोड़ा सा यहां से, तो ये क्या कहलाएगा आपका? प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस। प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस। तो देखो साथियों, यहां पर हम लोग थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को अगर यहां पर हम लोग एक साथ पढ़ें या एक साथ हम उसको अगर दिमाग में रखें, तो जैसा कि मान लीजिए कोई भी अगर माइंड है, कोई भी थॉट है जो सबसे पहले, या कोई भी इमोशन है, सबसे पहले कहां आएगा? आपके कॉन्शियस माइंड में आएगा। कॉन्शियस माइंड से होता हुआ कहां जाएगा साथियों? वो प्री कॉन्शियस से होते हुए इस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? इस अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ये हम लोग अभी इस लेक्चर के शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी थॉट या कोई भी पेनफुल इमोशन या कोई भी इमोशन सबसे पहले कहां टकराएगा? आपके माइंड के कॉन्शियस पोर्शन में टकराएगा। अगर मान लीजिए वो काम का है तब तो प्री कॉन्शियस तक जाके रुक जाएगा। अगर वो काम का चीज नहीं है तो इसको इस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डंप कर दिया जाएगा। इसी तरीके से इड, इड कहां से ऑपरेट होता है? आपके माइंड के अनकॉन्शियस पोर्शन से इंपैक्ट होता है।
इसीलिए इसको प्राइमरी थिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं। टोटल का टोटल जो है इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन पे जोर देता है, रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट इड। अब बात करें इस इड पे कंट्रोल की तरह कौन काम करता है? ईगो काम करता है, जहां से सारी की सारी जो डिफेंस और जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस हैं वो कैरिड आउट होते हैं। ये ईगो जो है इस इड पे कंट्रोलर की तरह काम करता है, बिल्कुल करता है। और यहां पर हमने इस लेक्चर के अंदर एक चीज और देखी थी कि इस ईगो के ऊपर कुछ अनकॉन्शियस पोर्शन का भी जो है इंपैक्ट होता है। रिमोट कहां से होता है? ईगो इस कॉन्शियस माइंड से रिमोट होता है, लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट किसका होता है? कुछ अनकॉन्शियस माइंड का भी इफेक्ट होता है। सुपर ईगो और ईगो हमेशा कॉन्शियस पार्ट से ही जो है रिमोट होते हैं। ओनली इड आपका जो है अनकॉन्शियस पार्ट से रिमोट होता है, लेकिन इस ईगो के ऊपर इस अनकॉन्शियस माइंड का भी इंपैक्ट होता है। सो ये एक रिलेशन था कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड और इड ईगो और सुपर ईगो के बीच का। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड और थ्योरी ऑफ लेवल ऑफ माइंड, इनके बीच का ये रिलेशन था जो कि हमने इस डायग्राम के द्वारा समझ लिया है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपने इड ईगो और सुपर ईगो, ये भी बहुत कंफ्यूजन था बच्चों को, और इस कंफ्यूजन को हमने आज दूर कर दिया। और इस टॉपिक से जुड़े हुए जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आज दिन तक या तो पूछे गए हैं या जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए साथियों, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर डिलीरियम और डिमेंशिया भी जो है हमें लगे हाथ क्लियर कर दीजिए। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर साइकोथेरेपी और उससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स है वो भी लीजिए। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप निश्चित रहें, जैसे जैसे आपके कमेंट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं जो है उनसे जुड़े हुए जो कंफ्यूजन वाले जो टॉपिक हैं उनको मैं आपको जो है आपके लिए लेकर पेश होता रहूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।